नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ आधारित कुछ प्रश्न करवाए थे। कुछ बच गए हैं, आज करवाएंगे। हो सकता है और भी बच जाएँ तो हम कल भी करवाएँ। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप लोग सवाल कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जो हम कल बताए थे उस टाइप क्वेश्चन, तो आप लोग भी उस टाइप के अगर हमें एक बता रहे हैं तो कम से कम 3-4 आप लोग करिए। क्योंकि देखिए एलसीएम एचसीएफ बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है। आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुरंत आप कर लेंगे। लेकिन आप अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप जब तक 2-4 क्वेश्चन ना कर लेंगे तब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ पॉइंट पकड़ के चलते हैं कि इससे हमको पहचानना होता है, और वहाँ वो अलग दे पूछ लेता है, मतलब बोलता तो उसी टाइप से लेकिन कुछ अलग सेंस रहता है, तो आप वहाँ फंस जाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आज हम करवाएंगे 1-2, जिससे आप लोग बताएंगे आप लोग कहाँ फंस सकते हैं। तो आप लोग देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लगाएंगे, उतना ही आपका जो कन्फ्यूजन दूर होगा। क्योंकि आप खुद ही सोचेंगे ना, अभी हम 1-2 लगवाए हैं तो आप अभी जो हम समझाएं, जो बताएं, आप उसके अकॉर्डिंग सोच लिए। लेकिन जब अपने मन से 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे हाँ यहाँ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब आपका दिमाग प्रोसेस करेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए फिर हम ज़्यादा टाइम ना गंवाएंगे और स्टार्ट कर रहे हैं कुछ आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम कल की तरह ही लिख के लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर। चलिए हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8 शेषफल बचते हैं। 3, 5 तथा 8 शेषफल बचते हैं। चलिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद हम समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5 तथा 8 शेषफल बचते हैं। अभी हम लोग इसके पहले जब इसमें पढ़े थे तो उसमें क्या था, शेषफल एक ही बच रहा था। जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था तो एक ही शेषफल बच रहा था, तो सब में बच रहा था। अभी आप इस चीज़ से समझ रहे हैं। अगर आपसे बोल रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, चलिए एक बार ये संभावना बन सकती है कि ये यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा। लेकिन देखिए यहाँ से आप तुरंत तय नहीं कर लेंगे। अभी हम बताएंगे, बड़ी से बड़ी बोलेगा तो भी आप तुरंत नहीं तय करें। हाँ बन सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए और भी चीज़ हम बताए हैं कि और हमको क्या समझना। आगे हम उस टाइप क्वेश्चन देंगे जहाँ आपको एक कॉन्ट्राडिक्ट होगा कि हाँ कि मतलब यहाँ अगर महत्तम बोल रहा है या अधिक से अधिक बोला तो वहाँ लासा निकलेगा। लेकिन हम बताएंगे आगे क्वेश्चन में। लेकिन इसके अलावा भी आपको हम बताए थे कि और कैसे हम पहचानेंगे हमको लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। बोला है जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग करने पर या भाग देने पर। अब जो बोल रहा कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें 16, 18, 21 से भाग देने पर, तब जब इस तरह से बोले कि उस संख्या में भाग देने पर, तब वहाँ हम निकालते हैं एलसीएम। मतलब उस संख्या में, यानी दी गई संख्याओं से हम भाग कर रहे हैं उस संख्या में जो हमको ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करने वाली संख्या एलसीएम होगी, उसी को ज्ञात करना रहता है। अगर बात कर देता इसी में भाग कर रहे हैं उस संख्या से जो ज्ञात करनी है, यानी कि इसी में भाग करना होता है उस संख्या जिसे हमको ज्ञात करनी होती है, तो उस कंडीशन में हम मासापा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आप सीधा सा जान लीजिए, अगर किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो भाग करने वाली यानी कि भाग देने वाली संख्या जो होती है वो एचसीएफ होती है। किसी संख्या में भाग कर रहे हैं यानी जिसमें भाग की जाती है वो एलसीएम होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। चलिए यहाँ बात अब क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए एलसीएम निकालना, लेकिन अब ये समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि बोला वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5 तथा 8 शेषफल बचते हैं।
यानी जब उस संख्या में हम 16 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है। जब 18 से भाग कर रहे हैं शेषफल 5, जब 21 से भाग कर रहे हैं शेषफल 8 बच रहा है। यानी कि ऐसा ये नहीं बता रहा है कि उस संख्या में हम भाग कर रहे हैं तो इन सभी संख्याओं से भाग करने के बाद एक ही शेषफल बच रहा है, नहीं, सबके लिए अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या? अगर एक ही शेषफल बचता तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते इन सब का, फिर जो शेषफल बचता मतलब वो संख्या उनमें ज़्यादा होगी तब तो शेषफल बच रहा था, तो जो जो शेषफल बचता उसी संख्या को उसमें जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद वो संख्या उसमें एक्स्ट्रा बन जाती और वही फिर बाद में शेषफल बच जाता। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ेंगे आप? अगर हम आपसे कहें एलसीएम निकाल लीजिए तो एलसीएम क्या निकलता है कि जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग की जाए तो भाग पूरी तरह चली जाएगी। अगर बात सिर्फ करता कि हमको 3 शेष मिलता तो सभी संख्याओं से भाग देने के बाद 3 ही शेष मिलता, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या आती है एलसीएम में उसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो भाग करने के बाद 3 ऑटोमेटिक शेष बचा। लेकिन यहाँ पर अब अलग अलग शेष बच रहा है। देखिए अब आपको जो क्वेश्चन वाला मूर्ख बना रहा है। मूर्ख कैसे बना रहा है कि आप वो देख नहीं पा रहे हैं जो आपको देखना है, ये कुछ और दिखा रहा है, आपको इसी में फंसाएगा। लेकिन आपको देखना क्या है, चलिए हम दिखाते हैं आपको देखना क्या है। देखना ये है जब हम 16 से भाग किए थे 3 शेष बचा था, यानी 16 - 3 = 13। एक बार आप बता रहे हैं इसको समझा रहे हैं, पहले फिर देखें 18 में 5 शेष बचा था तो ये भी आया 13। इसके बाद क्या है 21 में 8 शेष बचा तो ये भी आया 13। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या में कि अगर हम मतलब पूरी तरह भाग जाने में 13 की कमी है। 13 की कमी मतलब आप समझ रहे हैं कैसे है ये चीज़। चलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए ये है 24 एक संख्या, इसमें हम भाग कर रहे हैं 8 से और 6 से। ठीक है, तो भाग पूरी तरह चली जा रही है। अगर हम कहें कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें 8 से भाग करने के बाद क्या होता है कि शेष क्या बचता है, 8 से अगर भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बचेगा, 4 बच रहा है। ठीक, अगर 6 से भाग कर रहे हैं शेष 2 बच रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप सोचिए कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। चलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर हम देर नज़दीकी कोई संख्या ले रहे हैं तो 24 है। ठीक है, जिसमें दोनों से बराबर भाग चली जा रही है। ठीक, बराबर भाग चली जा रही है। हम कहें अगर यहाँ पर कि यहाँ पर 4 शेष बचा, 8 से भाग देने पर 4 शेष, चलिए लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर 2 शेष बचा है। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 4 यहाँ बचा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 यहाँ बचा। मतलब कि जो 4 है कहीं ना कहीं जो विभाजन वाली पूरी संख्या होनी चाहिए उसमें कमी है, 4 की कमी है। मतलब अब यहाँ 24 है, 24 जो 8 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह, 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है। इसका मतलब अभी तो ये 8 और 6 से पूरा विभाजित हो रहा है, इसमें कोई शेष बचेगा ही नहीं। अगर हम कहें कि 4 को अगर हम 24 में से घटा दें तो बचेगा कितना, 20 आएगा। और 20 में अगर हम 8 से भाग कर रहे हैं तो 20 में अगर 8 से आप भाग कर रहे हैं, 8 दूनी 16 और 4 शेष बच गया ना। देखिए 20 में अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा, 6 3 18, 2 शेष बच गया ना। देखिए 2 शेष बच गया, यहाँ 2 शेष बचा, यहाँ 4, यही तो था ना। 8 से भाग करें 4 शेष बचा और 6 से भाग करने के बाद 2 शेष बचा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे थे कि हमको अगर ऐसी कंडीशन दे दे कि शेष अलग अलग बचे एलसीएम वाले कंडीशन में, तो आप ये चेक करिए कि उस संख्या में पूरी तरह भाग होने पे कितनी कमी है। जैसे हम यहाँ चेक किए थे, अगर 24 थी संख्या तो पूरी तरह भाग चली जा रही थी, लेकिन हमको 4 कम करने के बाद, 4 कम है तो जो 4 कम करने के बाद यहाँ 4 शेष बच रहा है, यहाँ 2 शेष बच रहा है। तो 4 हम कैसे निकालें, जो शेष बच रहा था 8 से भाग देने पर उस शेष को हम निकाल लिए, 4 बचा, 6 बच रहा, 6 से फिर यहाँ क्या 2 शेष बचा, इसको निकाल लिए। यानी कि ये 4 की कमी है जो इन सबको पूरी तरह विभाजित नहीं होने दे रही है। अगर इसी 20 में हम 4 जोड़ दें तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको ये थोड़ी ज्ञात करना है कि विभाजन वाली संख्या ज्ञात करिए, हमको तो वही ज्ञात करना है ना कि जो संख्या इन में भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल बचे। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि पूरी तरह विभाजित होने के लिए कितनी कमी है। पहले हम विभाजन वाली संख्या निकाल लेंगे, फिर उतनी उसमें कमी कर देंगे जैसे यहाँ पर किए। चलिए सेम प्रोसेस है। अब शायद एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा आप एक बार रिवर्स करिए, फिर उसको देखिए, पूरी तरह समझ जाएंगे हम क्या कहें हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसी बेस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब यहाँ आप लोग जान गए कि हमको निकालना क्या है। निकालना हमको ये है कि अब देखिए, अब तो इसके कंडीशन के हिसाब से हमको निकालना है, संख्या निकालनी है कि हमको वो संख्या निकालनी है जिनमें 16, 18, 21 से भाग करें तो एक क्रमशः ए शेषफल बचना चाहिए। लेकिन हमको अभी आइडिया नहीं है शेषफल बचने वाला, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम वो संख्या निकालेंगे जो 16, 18 तथा 21 से विभाजित हो जाएगी। उसमें भी न्यूनतम संख्या निकालेंगे, क्योंकि हमको छोटी छोटी ही पूछा है, तो वह न्यूनतम संख्या निकालेंगे जिसमें 16, 18, 21 से विभाजित करें तो पूरी तरह भाग चली जाएगी। लेकिन अब हमको उसमें कमी कितनी करनी है कि शेषफल हमारा इतना इतना बच जाए। तो हम देख रहे हैं कि 16 जो है यहाँ पर शेषफल 3 बच रहा है, तो हम देख रहे थे कितनी कमी थी उस संख्या को और एक बार भाग जाने में। तो जो 16 को मतलब 3 शेषफल बच जा रहा था, तो हम जब 16 में से 3 घटाएं तो हमको आया 13, मतलब उस संख्या में 13 की कमी हो गई है, इसलिए मतलब 3 शेष बच रहा है जब हम 16 से भाग कर रहे हैं। उसी तरह हम 18 में से 5 घटाएं तो फिर हमको 13 निकला। इसका मतलब उस संख्या में 13 की कमी हो गई है, इसीलिए हम भाग कर रहे हैं तो जो हमको 5 शेष बच रहा। अगर 18 से भाग कर रहे हैं, इस तरह 21 से भाग किए तो उसमें 21 से भाग किए तो हमको 8 शेष बच रहा, क्योंकि उस संख्या में 13 की कमी हो गई। और 13 की कमी हम निकालेंगे कैसे, जो शेष बच रहा है उसी संख्या को घटा देंगे भाग करने वाली संख्या से। अगर संख्याएं बराबर मिल जा रही तो आप जानिए किसी एक निश्चित संख्या की उसमें कमी है, तो यही कमी है जो उसमें हम कम कर लेंगे तो विभाजित पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या में ये कंडीशन पूरी कर लेगी। चलिए अब हम कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं, ठीक है। ये हम मिटा रहे हैं। से अब देखिए हम एलसीएम इसका निकालेंगे। सबसे पहले 16, 18 और 21 एलसीएम निकालिए इसका। कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जा रहे हैं। 2 × 16, 2 × 9 18, 21 ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 बार ले जाएंगे, 8 ऐसे उतरेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पर ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिल रही है कि जो इन सबको काट दे। या काटने का मतलब सबको नहीं बात करें, आपस में काट दें, 2 को एटलीस्ट 2 को काट दें, कोई संख्या नहीं मिल रही। इसका मतलब परस्पर अभाज्य या सहअभाज्य हैं, तो हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, क्यों परेशान हो। तो 8 × 3 = 24 × 7 × 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 24 × 42। देखिए हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पर 24 × 42, तो 24 दूनी 48 और 24 चौको 96, ठीक है। 8 6 4 10, फिर हो गया 1008। तो ये देखिए अभी 1008 जो निकला है, क्या निकला है 1000 जो 8 निकला है, तो वह वो संख्या है जिसमें 16, 18, 21 से हम भाग करेंगे तो भाग पूरी तरह चली जाएगी, है ना। क्योंकि एलसीएम है, इनका एलसीएम है तो मतलब इनका मल्टीपल होगा तो पूरी तरह कटेगा। हमको ये नहीं निकालना है, हमको इसमें ये निकालना है कि अगर हम वह संख्या इसके देखिए ये हम क्यों निकाले हैं, ये रेफरेंस है एक, मतलब संख्या इसी के आसपास होगी हो। इस बात को समझिए कि अगर शेषफल बच रहा है या कमी हो रही है तो शेषफल मतलब संख्या इसी के आसपास होगी, क्योंकि हम छोटी से छोटी पूछा तो छोटी से छोटी यही होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी कटने वाली संख्या यही है, तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास होना चाहिए उस संख्या को, क्योंकि इसमें 3, 5, 8 शेष बच रहा है। तो अगर केवल 3 बचता तो हम इसमें 3 ऐड कर देते, केवल 5 बचता तो इसमें 5 ऐड कर देते हैं, केवल 11 या 8 बचता तो उसमें 8 ऐड कर देते। लेकिन हर एक के लिए अपना अपना शेषफल बच रहा है, तो हमको ये शेषफल से बस ये जानने की कोशिश करना है कि इस शेषफल जो बचा है तो कितनी कमी रह गई थी एक बार और भाग करने में। अगर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं 16 है हमारे पास और हम बोल रहे हैं कि हम 3 हमारे पास शेषफल बचा है, ठीक है। अगर हम कहें कि इसमें अगर 13 और हम जोड़ दें तो हो जाएगा ये 16 हो गया, तो मतलब अगर 16 और एक बार हमको मिल गया तो एक बार भाग और जा सकती है। जैसे कभी 4 बार भाग जा रही होगी तो 5 बार चले जाएगा, क्योंकि शेषफल 16 मिल रहा है, शेषफल 16 का मतलब एक गुना और उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह है 18 था, अगर 18 में हम आपसे कहें कि 5 हमको शेषफल मिल रहा था, लेकिन अगर उसी 5 में हम 13 फिर से जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 18 एक बार फिर मिल जाएगा हमको। तो वही चीज़ हम किए। तो 13 हमको कैसे जोड़ें, हम 13 हम जोड़ें कैसे, कि जोड़ना कैसे है, तो हम ये चेक किए कमी कितनी की रह गई थी। तो 16 में से 3 घटाएं तो 13 कमी यहाँ मिली, 18 में से 5 घटाए तो यहाँ 13 कमी मिली, 21 में से 8 घटाए तो यहाँ 13 कमी मिली। मिला जुला के हमको 13 की ही कमी मिल रही पूरी संख्या में विभाजित करने के लिए। तो खींच डायरेक्ट आप 13 कम कर दीजिए ना, अब यही 13 आप कम कर दीजिए। तो 8 में से 3 × 5,
10 में से 1 जन 9, 9, यानी कि 995 ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 16 से भाग करेंगे 3 शेष आएगा, 18 से भाग करें तो 5 आएगा, और 21 से भाग करें तो 8 आएगा। चलिए एक बार हम भाग करके भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 995 में से कितने से भाग करना, 16 से, 16 25 80, 16 छक्का 96, ठीक है, बचा 3, ठीक है, 5 उतार लेंगे, 16 दूनी 32। देखिए 3 शेष बच गया ना, यही तो बोला था कि उस संख्या में भाग करेंगे 3, अगर 16 से भाग करें 3 शेष बच रहा है। चलिए फिर अगली बार हम ट्राई करते हैं। 995 में हम 18 से भाग कर रहे हैं, 18 पचे 90, फिर बचा 9, फिर 5 उतार, 18 पचे 90, फिर देखिए 5 शेष, यहाँ भी 5 शेष बचा, यहाँ बोला था 5। अब वही कंडीशन इसकी भी पूरी हुई, किसमें अगर हम भाग किए तो 5 शेष बच गया, 18 से भाग किए। 21 की बात करते हैं, 995 में 21 है, और 21 चौक 84, ठीक है, 21 चौक 84, बचा कितना, 9 में से 4 जा 5, 9 में से 8 जा 1, फिर 5, कितनी बार भाग जाएगी, 7 बार जाएगी ना, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 15 में से 7 जा 8, यहाँ देखिए 8 यहाँ भी शेष बच गया। तो आप देख लीजिए कि हमको जो बोला था कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, हम वो संख्या पा गए जिसमें अगर 16 से भाग करें तो 3 शेष आ रहा, 18 से भाग करें तो 5 शेष आ रहा, और 21 से भाग करें तो 8 शेष बच रहा है। ये देखिए इस तरह निकालेंगे। तो आप अगर ऐसी कंडीशन में दे दें तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि संख्या में कमी कितनी है। अगर सिर्फ एक ही शेषफल देता, सिर्फ एक ही और सब में वही आता, तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो शेषफल बच रहा था एलसीएम निकालिए, उसी में जोड़ दीजिए। लेकिन जब अलग अलग शेषफल बच रहा तो आप ये चेक करिए कि अब संख्या आपको बढ़ के नहीं मिलेगी बल्कि कम मिलेगी। इसमें कमी कितनी रह गई है, जो शेषफल बच रहा है, मतलब एक बार और जा सकता था लेकिन कहीं ना कहीं कमी हो गई है, तो इसीलिए हमको शेषफल मिल रहा है। तो उस कमी को जानने के लिए आप जो संख्या जिससे भाग करेंगे उसका शेषफल घटाएंगे तो आपको कमी मिलेगी, और जब एलसीएम निकालेंगे उसी कमी को आप यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया बताने में, कोई नहीं, आप समझ लीजिए, हमारे लिए ही बहुत, ठीक है। आप बस समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार हम 5 या 10 मिनट टाइम देकर आपको समझा दे रहे हैं तो ये आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, फिर आप अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी छोटी संख्या क्या है 24 और 36 से विभाजित करने पर, इसमें हम पूरा नहीं मिटाएंगे, ठीक है, जब हमारा काम चल जाएगा तो क्यों मिटाएं। शेषफल कितना, 14 और 26 आते हैं, ठीक है। शेषफल चलिए कितना था, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 24 और 36 से, 24 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः यानी कि 14 और 26 शेषफल बचते हैं। बस देखिए सब कुछ वही है, बस पिछले क्वेश्चन का ही रूप है, बस डाटा चेंज यहाँ पर। तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि अब देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 24 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 14 और 26 शेषफल बचते हैं। इसमें भी वही है, इसमें अगर एक शेषफल कोई बचता है तो हम सीधे से एलसीएम निकाल कर उसमें ऐड कर लेते, लेकिन इसमें भी 2 शेष बच रहा है, अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग। तो ये जानिए, अब जो आप एलसीएम निकालेंगे वह एलसीएम क्या निकलता है, एलसीएम वो निकालता है कि हमको वो संख्या बताता है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग चली जाएगी। तो पहले हम उसके आसपास संख्या ढूंढेंगे, क्योंकि हमको छोटी से छोटी ज्ञात करनी होती है। एलसीएम छोटी छोटी संख्या होती ही है विभाजित होने वाली, तो वहाँ तक पहुँचेंगे। अब उसके इर्द गिर्द हम तलाशेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें भाग करने के बाद हमको एक कंडीशन मिले। तो आप जान लीजिए कंडीशन मिलने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि इस संख्या में कमी कितनी रह गई होगी कि वहाँ तक एलसीएम तक पहुँचने में। एलसीएम तक पहुँच नहीं पा रहा है, अगर एलसीएम तक पहुँच जाता तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती, कोई शेषफल ही नहीं बचता। एलसीएम तक पहुँच नहीं पा रहा है, उसके पहले ही हो रहा है। अगर एलसीएम तक नहीं पहुँच रहा तो ये जानने कमी कितनी रह गई है, वो कमी निकालिए। कमी निकालेंगे आप इसमें से इसका शेषफल घटा के, वो कमी आपको निकलेगी, एलसीएम में से वही कम कर देंगे, आपका संख्या निकल जाएगी, ठीक है। चलिए हम वही करते हैं। अब हम निकालेंगे 24 और 36 का एलसीएम। हम देख रहे हैं 6 से दोनों जाएगा, 6 चौक 24 और 6 चौक 36, फिर 2 बार 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर क्या, और देखिए ये सीधे सीधे 2 तिहाई 6 हो रहा है। अब इसको हम क्या ले जाएँ भाग, क्योंकि दोनों अभाज्य हैं, तो 6 गुणे और 6 दूनी 12 यानी 12 छक 72,
ये एलसीएम तो 72 निकल गया, लेकिन हमको एलसीएम नहीं निकालना है। अगर एलसीएम ही निकालना होता तो शेष क्यों बचता है उसमें? एलसीएम में कोई शेष बचेगा? उस पूरी तरह काट देगा। लेकिन अब देखिए हमको कमी कितनी रह गई। 24 में से अगर हम 14 घटा रहे हैं तो कितना कम है? 10 कम है। 36 में से 26 घटा रहे हैं तो कितना कम है? 10 कम है। तो इस संख्या में यानी कि एलसीएम में 10 की कमी रह गई होगी, तब ये संख्या बच रही है। तो यानी कि आप संख्या बराबर लिखिए, 72 में से 10 घटाइए बराबर 62, आपकी संख्या आ जाएगी। चलिए हम करके देखते हैं कि यहाँ कितनी संख्या आई है? 62। 62 में हम 24 अगर भाग कर रहे हैं तो 24 दूनी 48, 12 में से 8 जाए 4 और यहाँ 5 में से 4 जाए 1, देखिए 14 इसका शेषफल बच गया। इसके बाद हम बात करते हैं 36 से भाग करके चेक कर ले रहे हैं 62, 36 दूनी 72 तो 2 बार जाएगी नहीं, एक ही बार जाएगी। 36 से कम 36, 12 में से 6 जाए 6 और यहाँ बचा 5 में से 3 जाए 2, 26। देखिए यहाँ 14 शेष बच गया, यहाँ पर जब बताया था यहाँ 26 शेषफल बच गया, यहाँ भी बताया था। तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई इससे, ठीक है। इसी तरह अगर देखिए अब इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप फंसेंगे नहीं। एलसीएम में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछेगा जिसमें समान शेषफल सभी में बचता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सीधे एलसीएम निकाल के जो कमी मतलब शेषफल बच रहा है उसको ऐड कर देना है। इसीलिए ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक शेषफल बच जाएगा। लेकिन अब जो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जिसमें अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग शेषफल बच रहे हैं, तो उस संख्या में आप जान लीजिए एलसीएम तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उसके पहले कहीं रह जा रहे हैं, इसलिए वहाँ शेषफल बच जा रहा है। अगर वो संख्या आप उसमें ऐड कर दिए होते तो संख्या पूरी तरह उसको विभाजित कर दी, क्योंकि आप एलसीएम पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए आप पहले एलसीएम निकालिए, फिर ये पता करिए कि कितनी कमी रह जा रही है, फिर उसी कमी को वहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको एलसीएम से कम करना है उस चीज़ को ना, एलसीएम से वो चीज़ कम कर लीजिए, संख्या आपकी निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम अलग क्वेश्चन कुछ करते हैं। इसको पहले मिटा लें, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15 तथा 18 द्वारा पूर्णतः विभक्त है। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी से बड़ी, दो किधर ही बार, बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 से विभक्त है। 12, 15, 18 से विभक्त है। हमको यही ज्ञात करना। अब इसमें कितने लोग आप लोग बता पाएंगे कि इसमें हमको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? देखिए अभी जस्ट पहले हम बोल रहे थे कि अभी आप अगर सिर्फ बड़ी बोल दें, बड़ी से बड़ी या महत्तम या लघुत्तम बोल दें, तो सिर्फ उसी से तय नहीं कर सकते, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। अभी आपसे यहाँ पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर सिर्फ बड़ी से आप पकड़े होंगे, यानी कि सिर्फ बड़ी से ही आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, तो आप यहाँ फंस जाएंगे। इसीलिए आपको हम 2 चीज़ें बताते हैं कि बड़ी से बड़ी बताते हैं, उसके साथ साथ और भी हमको दिखाते हैं कि और आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ आप क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए। बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15 तथा 18 से विभक्त है। अब देखिए जो विभक्त है यानी उसमें भाग की जा रही है, उससे भाग नहीं की जा रही है। अगर हमको वह संख्या ज्ञात करनी होती जिससे इन सभी में भाग करते हैं तो वह एचसीएफ होता है, लेकिन हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन सभी से भाग कर रहे हैं, यानी इसमें नहीं भाग कर रहे हैं, इससे भाग कर रहे हैं। तो जब किसी और संख्या में हम भाग करते हैं तो जो और संख्या होती है वो एलसीएम होती है, जब किसी और संख्या से भाग करते हैं तो वह संख्या एचसीएफ होती है। इस चीज़ का आप लोग अच्छे से समझ रखिए, ठीक है, कि एलसीएम में हम भाग करते हैं, एचसीएफ से हम भाग करते हैं, ठीक है। एलसीएम में भाग करते हैं, एचसीएफ से भाग करते हैं। तो अगर किसी संख्या से भाग करते हैं और वही हमको खोजना है तो हमको एचसीएफ खोजना होगा। अगर किसी संख्या में भाग कर रहे हैं वह हमको खोजना, तो वहाँ हमको एलसीएम खोजना है। बात यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कर रहा है तो हमको लिमिट दे दिया, इससे बड़ी आपको संख्या नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात क्या है। अब चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, बोला है
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 से विभक्त हो, मतलब इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी वो संख्या। तो आप जान लीजिए आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि वह संख्या इन सभी से विभक्त हो रही है, कहीं न कहीं वो संख्या इन सब का मल्टीपल होगी, और मल्टीपल निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। चलिए हम निकाल रहे हैं इन सब का एलसीएम। 12, 15, 18 इसका एलसीएम निकालिए। 3 बार जाएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, फिर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतरेगा, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पर सब अभाज्य संख्या हैं, तो हम क्यों आगे ले जाएंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, देखिए 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और यहाँ 6 है, बराबर 180। अब 180 क्या है, बराबर 180। अब 180 क्या है, 180 वह संख्या है जो इससे पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। अगर हम कहें कि ये तो सबसे न्यूनतम संख्या है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से विभक्त हो जाएगी, और भी काफ़ी सारी संख्याएं हमको मिल सकती हैं जो इन सभी से विभक्त होंगी। ठीक है, और वे संख्याएं जो भी होंगी इसका मल्टीपल ही होंगी। आप समझ गए हम क्यों 180 निकालें, यहाँ एलसीएम क्यों निकालें, क्योंकि हमको एक बोलते हैं ना कि एक यूनिट पॉइंट मिल गया, यानी कि एक यूनिट मिल गई है कि हमको इसी के गुणज में आगे बढ़ना है, इसी के मल्टीपल में आगे बढ़ना है, कि वहाँ तक हम जाएंगे, हम बता देंगे हाँ वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। अगर आपसे कहें कि कोई संख्या कि 4 से पूरी तरह विभक्त हो रही है, तो ठीक है, मतलब नहीं, अगर चलिए ठीक है 4 से पूरी तरह विभक्त हो रही है तो हम एक संख्या ले लीजिए 8। ठीक है, 8 अगर पूरी तरह 4 से विभक्त हो रही है तो 8 का मल्टीपल क्या 4 से विभक्त नहीं होगा, 16 है, अब 24 है, 32 के 8 ये 4 से विभक्त नहीं होंगे, ये भी 4 से विभक्त होंगे, क्योंकि 8 जब विभक्त हो रहा है तो 8 का मल्टीपल भी विभक्त हो जाएगा। बस वही बात है, जब 180 विभक्त हो जा रहा है तो 180 का मल्टीपल भी विभक्त हो रहा है। तो हमको अब 4 अंकों की संख्या देखनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब देखिए अब ये नहीं जरूरी है कि यही संख्या विभक्त हो जाए बड़ी से बड़ी में, कि मतलब इससे बड़ी नहीं जाएगी, लेकिन इसके आसपास कोई आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसके आसपास रहे। तो अब ये चीज़ याद करिए कि आप कितनी बार गुणा करेंगे इसके करीब पहुंच जाएं, क्योंकि अब अगर इसका कोई गुणज इसके करीब पहुंच रहा है तो 12, 15, 18 से विभक्त होगा ही होगा। ठीक है, तो आपका एक तरीका ये है कि आप गुणा करते जाइए और जब इसके करीब आप पहुंच जाएं तो आप चेक कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप गुणा देखिए, आप ये यहाँ इस गुणा में ये नहीं जान पाएंगे आपको कितनी बार गुणा करेंगे, एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। इस चीज़ को जानने के लिए आप इसमें भाग करते हैं उस संख्या से, यानी कि 9999 में आप 180 से जब भाग करेंगे तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि उस संख्या में को कितनी बार गुणा करना है। ठीक है, चलिए 18 पचे 90, 900 हो गया। ठीक है, 99 99, यहाँ पर भी फिर 18 पचे 90, यानी कि यहाँ फिर बच गया 99 था 99। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ 900 आ गया, ठीक है, 99 बचा, फिर 99, फिर 900, 99। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 55 बार पूरी तरह गुणा कर दे तो संख्या जो होगी उससे पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। अगर हम अगर यहाँ 5 या 6 बार ले जाएंगे तो संख्या इससे बढ़ जाएगी आगे, क्योंकि देखिए अब 99 इससे तो आगे हम जाएंगे क्योंकि हमारी लिमिट यहीं तक है, लिमिट हमारी यहीं तक। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो 5 अंक पहुँच जाएगी, मतलब संख्या इससे कम ही रहेगी। चलिए अब 180 में आप 55 का गुणा अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 999। ठीक है, कितना आ रहा है, 9900 आएगा, यहाँ तो 99 कैसे आएगा, 9999। अच्छा ठीक है, सही है, क्योंकि 99 शेष बच रहा है। तो अगर हम अब देखिए एक तरीका ये है कि 9900 आ गया, एक तरीका ये था कि 9999 जो था उसमें हम 99 घटा लें क्योंकि ये हमारा शेष बच रहा था, तो यही संख्या मिल जाएगी आपको जो ये इसके करीब होगी और ये पूरी तरह 12, 15, 18 से विभक्त होगी। ठीक है, ये है संख्या। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थोड़ा चलिए अब थोड़ा घंटी वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये चीज़ आप समझ गए ना, अगर नहीं समझे तो एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं। हमसे बोला था 12, 15, 18 से विभक्त होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए,
तो हम क्या किए, हमको तो ये पता नहीं था, लेकिन हमारे पास एक है फार्मूला एलसीएम का। एलसीएम हम निकाल लेंगे तो एलसीएम ये है बताता है हमको कि वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाएगी। अगर हम कहें कि अगर यह संख्या उन संख्याओं से विभक्त हो रही है तो इस संख्या का मल्टीपल भी विभक्त होगा। जाहिर सी बात है मल्टीपल विभक्त होगा। अगर मल्टीपल विभक्त हो रहा तो हम अब इसके करीब हम कैसे जाएं, तो हमको ये पता करना होगा तो इसके मल्टीपल में यानी इसका कौन सा मल्टीपल होगा जो इसके करीब होगा। तो हम ये जानने के लिए हमको मतलब वो हमको गुणा करना पड़ेगा उसमें, तब हम संख्या निकाल पाएंगे। तो वही गुणा हमको करने के लिए हम कितनी बार गुणा करें ये जानने के लिए हम इसी में 180 से भाग कर दिए। तो भाग देखें हमको 55 बार आराम से चली गई। शेष जो बचा उसी शेष को अगर इसमें घटा देंगे संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्योंकि शेष क्यों बच रहा है, शेष इसमें इसलिए बच रहा है क्योंकि ये संख्या इतनी ज़्यादा है। इसी संख्या को अगर इसमें हम कम कर दे रहे हैं तो संख्या पूरी तरह विभक्त निकल जाएगी। बस यही किए हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज लग रहा है हमको क्वेश्चन बहुत टाइम लग जा रही है, चलिए करेंगे, कोशिश जल्दी करें। ठीक, क्वेश्चन क्या, 4 घंटियाँ 2, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियाँ 2, 4, 6 तथा कितना था 2, 5, 6 है। ठीक है, चलिए 5 ही कर लेते हैं। 2, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अब देखिए थोड़ा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। पहली बार कब बजी थी पता है, पहली बार बराबर 9 बजे। ठीक है, 9 बजे साथ में बजती हैं, साथ में बजती हैं। पहली बार क्या 60 हुआ, सब तो वही है। पहली बार 9 बजे साथ में बजती हैं। अब पूछा है कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी। चलिए इसको हम करते हैं कि अगली बार साथ में कब बजती हैं, कब बजेंगी या बजती हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 4 घंटे हैं जो पहले तो इनका अंतराल क्या बजने का, मतलब 2, 5, 6, 8 सेकंड में बजती हैं। ठीक है, मतलब अगर एक साथ कोई घंटी बज रही है तो पहली घंटी उसके बाद 2 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी 5 सेकंड बाद बजती है, तीसरी घंटी 6 सेकंड बाद बजती है और चौथी घंटी 8 सेकंड बाद बजती है जब पहली बार बजने के बाद। ठीक है, फिर बोल रहा कि अगर पहली बार 9 बजे बजी हों तो फिर अगली एक साथ बजी हों, फिर अगली बार एक साथ कब बजेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनका कोई मल्टीपल लेंगे जो ये जानने, देखो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वो संख्या होती है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग कर दें तो पूरी तरह भाग चली जाएगी। तो मतलब कोई ना कोई हमको एक सेंटर लेना है जहां हमको ये जानने की कोशिश करनी है कि ये भी काटेगा उस चीज़ को, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा। तो काटने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जाने के बाद सब काट देंगे, तो मतलब वहाँ पर एक साथ सब मिलेंगे, वही चीज़ हुई ना। अगर हम कहें कि 3 है, 6 है और 4 है, ये 3, 4 और 6 है, ये ऐसी चीज़ें हैं। हमको ये बताओ छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें अगर इन सभी से भाग करें तो कट जाए। तो हम देख रहे हैं 12 ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भाग जा रही, 4 से भी भाग जा रही, 6 से भी जा रही, मतलब 12 में कहीं कहीं उनका एक सेंटर तो बन रहा है ना, उसी पर जाकर सब मिल रही हैं, वही चीज़। तो ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना रहता है। तो एलसीएम निकालिए 2, 5, 6, 8 का। ठीक है, एलसीएम निकालिए कितना आएगा, 2 से भाग कर 2 1 कम 2, 5 ऐसे उतरेगा, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, अब देखिए कोई कटेगा नहीं। ठीक, सब अभाज्य असहभाज्य हैं, तो आप सीधे से गुणा करिए। 5 3 15, 5 3 15 चौको 60 और 60 ऊपर 1 2 बार ले गए 120, यानी कि 120 सेकंड बाद सब एक साथ बजेंगी। इस चीज़ को समझें, 120 सेकंड बाद सब एक साथ बजेंगे। अब ये एग्जाम्पल हम आपको जैसे बोले थे कि अगर कोई है घंटी कि 3 सेकंड में बज रही, कोई 4 सेकंड में, कोई 6 सेकंड में है, तो हम कहेंगे अगर एक साथ अब बजी हैं, ठीक है,
अब बजने के बाद एक 3 सेकंड में बज रही है, एक 4 सेकंड में, एक 6 सेकंड में। तो अगली बार कब बजेंगे? हम कहेंगे 12 सेकंड बाद बजेंगी एक साथ। 12 सेकंड बाद एक साथ क्यों बजेंगी? क्योंकि 3 चौक को 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। अब ये कैसे हम कह रहे हैं? क्योंकि जब 12 सेकंड आएगा तब तक ये चौथी बार बज रही होगी। जो 3 सेकंड में बज रही थी चौथी बार उसमें बज रही होगी, और जो 4 सेकंड में बज रही थी वो तब तक तीसरी बार बज रही होगी, जो 6 सेकंड में बज रही थी तब तक दूसरी बार बज रही। अब समझ गए ना कि जब अगर 12 हम ले रहे हैं तो इसका मतलब 12 पे ये 4 बार बज चुकी है और ये 3 बार बज चुकी है, ये दूसरी बार बज रही है। तो मतलब 12 ही ऐसी न्यूनतम संख्या है जहाँ पर सब बज रही हैं। अब इस चीज़ को समझिए, बस वही हम काम किए हैं कि वही आपको हम करके दिखाए हैं कि जब ये 2, 5, 6, 8 सेकंड के अंतराल में बज रही थी, तो जब 120वां सेकंड होगा उस टाइम पे सब एक साथ बज जाएंगी। अगर 120 सेकंड बज रही हैं तो फिर 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। और पहली बार कितने बजे थी? 9 बजे। 9 बजे। अब कितने बजेंगी? 9:02 पर, 9:02 पर। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लिए ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन। क्या है? 3 घंटियाँ। पहले इसको मिटा लें, इसको ना मिटाएं पूरा। बोला है 3 घंटियाँ। चलिए, ये कितने अंतराल बज रही हैं? 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पे। मारकर चलेगा भी नहीं। दस, 15, 20 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। पहली बार बजी हैं वो 10 बजे। ठीक है, पहली बार 10 बजे साथ में बजती हैं। तो अगली बार साथ में कब बजेंगे तथा इतने समय में कितनी बार बजेंगे तथा इतने समय में कुल कितनी बार घंटी बजेगी? कुल कितनी बार घंटियाँ बजेंगी? चलिए आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। इसमें बोल रहा है कि 3 घंटियाँ 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। पहली बार वो क्या बजी? 10 बजे एक साथ में बजी थी। इसके बाद बोला अगली बार कब ये साथ बजेंगी, और जब वो उस एक साथ बज रही हैं तो उस समय तक मिलाकर कितनी बार सब बज चुकी हैं। जैसे वही बात हुई ना कि अभी इसके जो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था उसी हिसाब से बोला है कि तीनों घंटियाँ एक साथ जब बजी हैं तो पहली घंटी एक साथ बजने के बाद 10 मिनट बाद बजी, दूसरी 15 मिनट बाद, तीसरी 20 मिनट बाद। तो हमको ये चेक करना है कि वह कौन सा समय है जिस पर ये सब जाकर एक साथ बज गई। चलिए, तो उस साथ बजने वाला हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम से निकालते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। 5 बार ले जाइए। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20। और फिर 2 बार ले जाइए। 2 1 कम 2, 3, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बचा नहीं कि दोनों अभाज्य हैं। 6 यहाँ सीधे लिखिए, यानी 5 × 2 × 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, यानी 60 मिनट। 60 मिनट बाद सब एक साथ फिर से बज जाएंगे। कैसे बजेंगे? आइए हम दिखा रहे हैं कैसे बजेंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि पहली बार तो ये यहाँ पर बज ली। ठीक है, ये यहाँ पर एक था टाइम 10 बजे, यहाँ पर बज ली। जब 60 मिनट बीता, 60 मिनट बीता मतलब 60 मिनट बाद इसके 60 मिनट बाद क्या हुआ कि जो 10 मिनट में बज रही थी उसको 60 मिनट में बजने में कितनी बार बजी होंगी? 6 बार ये बजी होगी। 6 बार। देखिए, जो 10 मिनट वाली थी, 10 मिनट के अंतराल बज रही थी, वो क्या की, उसके पास 60 मिनट है अगले जगह जाने के लिए, तो 60 मिनट में वो 6 बार बजी होगी, क्योंकि एक बार बजने में 10 मिनट का टाइम ले रही है। तो 60 मिनट में बजने के लिए अब उसको 6 बार तो ऑटोमेटिक बज जाएगी। अब दूसरी घंटी क्या थी? वो 15 मिनट बज रही थी। ठीक है, 15 मिनट में
अब 15 मिनट में बजने के लिए उसके पास 60 मिनट का टाइम है, तो इस बीच में कितनी बार बज जाएगी? 4 बार बज जाएगी। दूसरी क्या थी? 20 मिनट बज रही थी। अब 20 मिनट में बज रही थी, लेकिन अब इसके पास टाइम कितना है? 60 है। तो 60 मिनट में वो 3 बार बज जाएगी। समझ गए? मतलब अलग अलग संख्या बज रही हैं, कोई 10 बार, कोई 12 बार, कोई 20 बार, वो अलग बात है, लेकिन बज रही एक टाइम पे जाकर सब साथ में। क्योंकि 60वें मिनट में ये भी बजेगी, क्योंकि देखिए इससे भाग करेंगे 10 छक 60, पूरी तरह जा रहा है, मतलब 60वें मिनट में बजेगी। ये भी 15 चौको 60, ये भी 60वें मिनट बजेगी। 20 3 60, ये भी 60वें मिनट बजेगी। मतलब ये सारी की सारी घंटियाँ 60 मिनट पे बजेंगी साथ में। उसके पहले वो बजी वो अलग बात, हमको इससे नहीं मतलब अभी है। अभी हमको ये मतलब था कब एक साथ बजेंगे। तो पहली बार 10 बजे के बाद 60 मिनट बाद बजेंगे, यानी 11 बजे। 10 बजे बजे थे, 60 मिनट 1 घंटा होता है, यानी 11 बजे पहली बार बजेंगे। अगला क्वेश्चन था इतने समय में कुल कितनी बार घंटियाँ बजेंगी। ठीक है, अगर इतने समय कुल कितनी बार बजना है तो आप बताइए। 10 मिनट वाली कितनी बार बजी थी? 6 बार। फिर 15 मिनट वाली कितनी बार बजी थी? 4 बार। 20 मिनट वाली कितनी बार बजी थी? 3 बार। 6 4 10, 3 13, यानी कि सब उस समय 13 बार बजेंगी। समझ गए? 13 बार। अब 13 बार अलग अलग घंटी नहीं बजेगी, कोई घंटी 4 बार बज रही, कोई बार 6 बार बज रही, कोई 3 बार बज रही, सब मिला के 13 बार घंटी बजेंगी। चलिए इस बात को आप समझ लिए कैसे होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? कक्षा 6 7 तथा 8 के कक्षा 6 7 तथा 8 के 360 225 तथा 315 छात्रों को 360 225 तथा 315 छात्रों को इस प्रकार लाइन में खड़ा किया जाता है। कि छात्र अधिकतम हो तथा समान कक्षा के छात्र समान लाइन में हों। समान कक्षा के छात्र समान लाइन में हों। इसके बाद बात कर रहा है तथा कुल छात्रों की संख्या तथा लाइन में कुल छात्रों की संख्या समान है तथा यहाँ प्रत्येक लाइन लिख लीजिए आप, प्रत्येक लाइन में कुल छात्रों की संख्या समान है। छात्रों की संख्या समान है तो कुल लाइन की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल लाइन की संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। बोला है कि कक्षा 6 7 8 के 360 325 तथा 315 छात्रों को इस प्रकार लाइन में खड़ा किया जाता है, छात्र अधिकतम हो
तथा समान कक्षा के छात्र समान लाइन में हों तथा प्रत्येक लाइन में कुल छात्रों की संख्या समान हो। अगर हम बात करें कि वितरण की, जैसे अगर हम अभी एक फीता वाला आपसे करवाए थे कि अधिकतम फीता से नाप रहे थे, बस वही चीज़ यहाँ भी समझ लीजिए। यहाँ छात्र हैं, आपको छात्रों को अधिकतम संख्या में रखना है बाँट बाँट के लाइन में, ठीक है। वहाँ आप फीता से बाँट कर नाप रहे थे, यहाँ आपको छात्रों की संख्या को अधिकतम लाइन में रखना है। अब समझ लीजिए वही एक लाइन एक फीता समझ लीजिए, तो वही चीज़ बात हम कर रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि हमको इन संख्याओं को विभाजित करने वाली कोई संख्या चाहिए ना। अभी हम बात करें, आपको कहें कि 50 लड़के हैं, मतलब 5 लाइन में आपको रखना है, तो आपको 5 लाइन में रखने के लिए आप कहेंगे कितने कितने छात्र रखना है, ये थोड़ी नहीं बताना पड़ेगा। आप भाग करिए तो 10-10 छात्र मिल जाएंगे, यानी कि 10-10 छात्रों का ग्रुप रहेगा जो 5 लाइन में आ जाएंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ हमको वो भी नहीं बताया है, हमको ये बताया है कि छात्र समान संख्या में होंगे। छात्रों की संख्या हमको दिया है कि अलग अलग छात्र कक्षा, देखिए जैसे कि कक्षा 6 के 360 लड़के हैं, कक्षा 7 के 225 बच्चे हैं और कक्षा 8 के 315 बच्चे हैं। तो इन सब कक्षाओं के बच्चे हैं, इन सबको एक अलग अलग लाइन में रखना है। ये शर्त है कि समान कक्षा वाले समान लाइन में रहेंगे, यानी कि कक्षा 6 में कक्षा 6 के ही बच्चे रहेंगे 6 की लाइन में, 7 की लाइन में 7 के ही बच्चे रहेंगे, 8 की लाइन में 8 के ही बच्चे रहेंगे। अब जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में सब आ जाएंगे। अगर एक ही लाइन में सब आ जाएंगे तो छात्रों की संख्या अलग अलग है, तो समान छात्र कैसे होंगे। देखिए प्रत्येक लाइन में कुल छात्रों की संख्या समान है, समान कैसे हो जाएंगे, तब तो आगे 315 ये हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो सबसे लाइन अलग अलग हो जाएगी। बस यही चीज़ आपको जानना है कि वह किस संख्या में डिवाइड करें या किस संख्या में बांटें सबको, कि सबकी संख्या लाइन में समान हो जाए और सभी हमको एक साथ रखा भी जाए। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया काम आता है कि वह संख्या ढूंढिए जो सब में कॉमन हो। अधिकतम की बात किया कि छात्र अधिकतम हो, तो अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो सब में कॉमन हो। कॉमन का मतलब सबसे सब में भाग कर सकते हैं उससे, यानी कॉमन या फैक्टर, सबका फैक्टर देख अगर हम कह रहे उसमें कॉमन हो, तो कॉमन का मतलब कहीं ना कहीं उसमें उसका गुणा हुआ होगा, तो गुणा होने का मतलब भाग करके आप चेक करिए कितना गुणा हुआ है, तो वही चीज़ कह रहे हैं। तो आप ये चीज़ जानने की कोशिश करिए वह कौन सी अधिकतम संख्या है जिसमें हम भाग करें सब में भाग बराबर चली जाएगी। तो भाग बराबर जाने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। 360, 225 और 315 का एचसीएफ आप निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो हम देखिए आपको 2 तरीका बताए थे, तो सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपको यो चीज़ निकालनी है ना, ये देखिए इससे आप अंतर से भी निकाल सकते थे, हम अंतर से ही ट्राई कर रहे हैं। 360 में 315 हम घटा रहे हैं, 10 मन से 5 जा 5, 5 मन से 1 जा 4, 45 आ रहा। अब हम कहेंगे या तो 45 का एचसीएफ होगा या 45 का कोई गुणनखंड होगा, तो इसको चेक करने के लिए आप 45 सभी भाग कर लीजिए, ये कंडीशन है। और दूसरा है आप इसका गुणनखंड, तो अगर देखिए अगर 45 से भाग चल जाएगा, इसके गुणनखंड से भी भाग जाएगा पक्का, क्योंकि अगर हम बात करें 45 से भाग की संख्या में जा रहा, तो इसका कोई गुणनखंड होगा तो वो भी तो भाग कर लेगा। तो आप 45 से भाग करके चेक कर लीजिए। 360 में अगर आप 45 से भाग कर रहे हैं तो कितना जाएगा, 9 चौक 36, 8 पचे 40, 8 चौक हाँ ठीक, 8 पचे 40, 8 चौक 32, 32 4 36, देखिए पूरी तरह चला गया, एक कट गया। अब आप 45 से इसमें भाग करिए 225 में, तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, ये भी कट गया, ठीक है। इसके बाद बात करें 315 में, 315 में आप 45 से भाग करिए तो कितना आएगा, 7 पचे 35, 7 चौक 28, ठीक है, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, ये भी कट गया। देखिए अब हम कह सकते हैं ना, जब 45 इसका मतलब 45 हमारा एचसीएफ ही है, ठीक है, 45 एचसीएफ है, तब हम कहेंगे कि छात्रों की संख्या एक लाइन में 45 होगी अधिकतम, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो सबको एक बार में काटे, यानी सबको विभाजित कर दे। इससे छोटी मिलेगी, लेकिन हमको अधिकतम छात्र लेना है, तो 45 ही ऐसी संख्या, यानी एचसीएफ इसका निकालेंगे 45 आएगा, तो हम कहेंगे प्रत्येक लाइन में 45 छात्र होंगे। अब बात करते हैं, अगर हम 360 में यानी कक्षा 6 में कितने छात्र हैं, 360, 360 में हम 45 से भाग करें तो कितना आया था हमारा, 8 आया था, यानी इसमें 8 लाइन बनेगी, 45 छात्रों की 8 लाइन बनेगी। कक्षा 7 की हम बात करें तो कितना था, 225 में अगर हम 45 से भाग किए तो कितना आया था, 5, बराबर 5 लाइन यहाँ बनी थी,
इन छात्रों की। अच्छा 8 की हम बात करें, कितने छात्र हैं? 315। और 315 में अगर 45 से भाग करें तो आया था 7, यानी 7 लाइन यहाँ बनी। अब टोटल कितनी लाइन बनी है? 8 कुल लाइन बराबर 8 + 5 + 7, 8 5 13, 13 7 20, यानी कि टोटल 20 लाइन बनी है। अब प्रत्येक लाइन में छात्रों की संख्या 45 है। अब आप चेक कर लीजिए, 45 है और टोटल 20 लाइन बनी है तो कितना हो जाएगा? 0, 45 दूनी 90, 900 टोटल लड़के होंगे। अब इन जोड़िए, देखिए 900 आ रहे हैं, 360 और 225 और कितना है 315। तो 5 5 10, 6 2 8 1 9 1 10, 3 3 6 2 8 8 1 9। देखिए 900 आ गए, 900 यहाँ, मतलब हमारा कैलकुलेशन पूरा फिट बैठ गया। यानी कि अब हमको ये ज्ञात करना था कि प्रत्येक लाइन में कितने छात्र होंगे। इसके लिए हम एचसीएफ निकालें, क्योंकि एचसीएफ ही हमको अधिक से अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या बताता है जिसमें सभी से हम भाग कर सकते हैं। तो सभी से भाग करना मतलब यही जानना था कि हम वह बड़ी से बड़ी कौन संख्या लें, लाइन बनाएं जिससे छात्र संख्या आ जाए। तो हम 45 लिए और 45 में सबको बांट दिए, यानी एक लाइन में 45 लोग खड़ा किए। तो हम ये बताएं, कक्षा जो 6 था उसमें 360 बच्चे थे, उनको हम 45 के ग्रुप में बांटे तो हमारी 8 लाइन बनी। कक्षा 7 में 225 बच्चे थे, 45 छात्रों को हम लाइन में खड़ा किए तो वहाँ 5 लाइन बनी। इसके बाद कक्षा 8 में 7 लाइन बनी। और सब में देख रहे हैं सारी संख्या बराबर है छात्रों के एक लाइन में, और प्रत्येक लाइन में 45 छात्र हैं। तो 8 लाइन है, 5 लाइन यहाँ, 7 लाइन, 8 5 13, 13 7 20। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कुल लाइनों की संख्या कितनी है? तो कुल लाइनों की संख्या 20 है। चलिए, ये आज का क्लास यहीं हम बंद कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? क्योंकि अब काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, लेंदी मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा लगने लग रहा है कुछ नहीं, क्योंकि आपको पहली बार समझाना पड़ रहा है ना, इसलिए हमको डिटेल में पूरा समझाना पड़ रहा है कि आप लोग कैसे भी बस समझिए। एक बार आप समझ लेंगे, आप भले 1-1.5 घंटा टाइम एक्स्ट्रा आपकी जाए भले जाए, लेकिन अगर एक बार आप समझ लेंगे तो आपको दोबारा ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई चीज़ कर क्यों रहे हैं, कि क्यों करेंगे या क्या सोच के करेंगे, आप खुद ही फटाफट करते जाएंगे, इतनी टाइम नहीं लगने वाली। वो आपको समझाने में लग रही तो कोई बात नहीं, आप लोग बस समझिए, ये बहुत हमारे लिए, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।